नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी अलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलीम, क्या बड़ी खबर इस वक्त? बिल्कुल विभा, बड़ी खबर इस वक्त सिवान से आ रही है, जहां पर गंडक नहर का बांध टूट गया है। लकड़ी नबीगंज प्रखंड के खवासपुर गांव के पास नहर का बांध टूटा है और नहर में 13 जून को पानी छोड़ा गया था और पानी छोड़े जाने के बाद से यह बांध टूट गया। बांध टूटने के बाद गांव में पानी तेजी से भर गया है। अधिकारियों का कहना है कि चूहे या साहिल ने बांध में छेद कर दिया था, जिसके कारण पानी आने के बाद बांध टूट गया। बांध को बांधने की कोशिश की जा रही है। पानी छोड़ने के बाद से बांध जिस तरह से टूटा है, उससे जल संसाधन विभाग सवालों के घेरे में है। विभाग के अधिकारी एक बार फिर चूहे पर अपना दोष मढ़ रहे हैं और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विभाग, शुक्रिया अलीम। तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त अपने दर्शकों को हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और देखिए ये जो बांध टूटा है और तेजी से अब ये नहर का पानी जो है वो अब रिहायशी इलाकों में, लोगों के घरों तक, गांव में प्रवेश करता हुआ। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये कि इस नहर के टूटने की वजह भी अधिकारियों की लापरवाही नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है। चूहे जो हैं उनकी वजह से ये बांध टूट गया। ये जो टूटा है रेड बॉल से टूटा है या फिर फॉक्स जो है उसके कारण से, मतलब मिट्टी जो है सब फंस गई। और ये करीब जो मुझे खबर मिला था सुबह 7 बजे के करीब, तो मैं यहाँ सुबह। और सिवान संवाददाता मृत्युंजय सिंह हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, इस वक्त इस बांध को बांधने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जी देखिए, गंडक विभाग के अधिकारी से तमाम लोग वहां पे लगे हुए हैं। पूरा मामला लकड़ी नबीगंज खवासपुर की है, जहां अचानक, चूंकि ग्रामीणों का कहना है कि 2 दिन पहले ही गंडक नदी में पानी छोड़ा गया था, उसके बाद अचानक रिहायशी इलाके जो गांव है, खवासपुर का गांव है, उसमें पानी प्रवेश कर गया। देखते ही देखते पूरी तरह से जो लोग हैं वहां से निकलने लगे। कई घरों में ऐसा बताया जा रहा है, कई घरों में ये बाढ़ का पानी, बाढ़ जैसे पूरा तरह हालात हो गया है। हालांकि जो अधिकारी हैं, जो गाँव के लोग हैं, वो बांध बांधने, मरम्मत करने के कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन दर्जनों गाँव घरों में पानी घुसा हुआ है। खवासपुर का गाँव है पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और जो भी वहाँ कर्मी है वो बांध बांधने में जुटे हुए हैं। जी, इस वक्त इस लापरवाही के पीछे जिम्मेदार कौन, गलती किसकी, इससे लेकर कोई कुछ बोलने को तैयार है? जी देखिए, वहाँ पे जो बांध टूटा हुआ है, गंडक विभाग के एसडीओ वहाँ मौजूद थे, उनसे मेरी बात हुई, ब्रजेश कुमार सिंह। उनका कहना था कि देखिए चूहे की कुछ बात कह रहे हैं और वही जो ग्रामीण है वो कह रहे हैं किसी के द्वारा बांध तोड़ दिया गया है। कई तरह से वहाँ पे लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन अभी तक जो अधिकारी है स्पष्ट क्लियर नहीं कर रहे कि आखिर जो बांध टूटा है उसके पीछे रीजन क्या रहा है, क्या कारण रही है कि बांध टूट गया है। अगर एक बात और है कि जब गंडक विभाग द्वारा पानी छोड़ा गया तो कहीं न जो संबंधित विभाग अधिकारी है, जो नजदीकी जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, अगर उनके द्वारा देखरेख की गई होती कि आखिर बांध टूटा है कि कहाँ, कहीं नहीं टूटे के बाद देखरेख कर ली गई होती तो इस तरह की स्थिति नहीं आती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। दारुल उलूम देवबंद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जिसमें दारुल उलूम का इंग्लिश पर बैन, अब एक नया फरमान जो है सामने है। इंग्लिश सीखने पर रोक लगा दी गई है। उर्दू, फारसी, अरबी की पढ़ाई तो जरूर कीजिए, दूसरी भाषाओं की पढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दुनिया भर में इस्लामी तालीम देने के लिए मशहूर संस्थान है दारुल उलूम देवबंद, जिसने अब अंग्रेजी भाषा पर बैन लगा दिए। यानी आप अंग्रेजी भाषा न पढ़ पाइएगा न सीख पाइएगा, इसकी जरूरत नहीं है। दारुल उलूम ने दीनी तालीम के दौरान उर्दू, फारसी और अरबी के अलावा किसी और भाषा के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, छात्रों को यह चेतावनी तक दी गई है कि अगर दीनी तालीम के दौरान कोई छात्र दूसरी भाषा सीखते हुए पाया जाता है तो उसका दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि दारुल उलूम के तहत सैकड़ों मदरसे भी चलते हैं और आते हैं, और ऐसे में उन मदरसों पर भी अब इस फतवे का असर पड़ सकता है। यह आदेश उन छात्रों के लिए बड़ा झटका है जो दारुल उलूम में दीनी शिक्षा लेने के साथ ही निजी तौर पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या फिर अन्य आधुनिक शिक्षा से संबंधित विषयों की पढ़ाई में रुचि रखते हैं। जहाँ तक बातें आ रही है इंग्लिश नहीं सीखने की, तो मेरा मानना है कि अगर आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं तो अपनी बातें लोगों तक कैसे रख पाएंगे।
हम इस बात से बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं कि इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए। हर जबान सीखनी चाहिए, तभी तो आप अपनी बातें आगे भी रख पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि कुरान में अगर आप देखें तो कहीं से ये बातें जायज़ नहीं है कि आप किसी को रोक सको कि इंग्लिश नहीं सीखिए या कोई और जबान नहीं सीखिए। बिल्कुल सीखिए, खूब सीखिए, हर जबान सीखनी चाहिए। नहीं, हम तो खुद दारुल में हमारे यहाँ अंग्रेजी का शोबा है। जो तलबा फारिग हो जाते हैं हम उनको उसके अंदर दाखिल करते हैं। कंप्यूटर का शोबा है, जाहिर है कि कंप्यूटर भी आम तरीके पर अंग्रेजी ही में चलता है। हमें इससे हमारा जो कोर्स है, निसाब तालीम है, जो किताबें हैं, वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देती कि हम उनके साथ किसी दूसरी चीज़ को पढ़ें। इसलिए कि हम 6 घंटे पढ़ाते हैं। जो हमने पढ़ाया है अगर उसको तालिब इल्म मगरिब के बाद या और इशा के बाद नहीं देखेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। अब ऐसे में इस खबर के मायने को समझना जरूरी है। अंग्रेजी बैन का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? दारुल उलूम का कहना है कि दारुल उलूम दीनी शिक्षा पर जोर देता है। इसका आधुनिक शिक्षा से किसी तरह का कोई लेना देना ही नहीं है। आधुनिक शिक्षा दीनी शिक्षा की राह में रोड़ा है, यह मानना है। इसी वजह से अब अंग्रेजी पर बैन लगा दी गई है। दीनी और आधुनिक शिक्षा एक साथ हो नहीं सकती है, चल नहीं सकती है। 2 नावों पर सवार लोग लक्ष्य नहीं पा सकते हैं और इसी वजह से आप दूसरी भाषा न सीखिए। अब ऐसे में सवाल उठता है, न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि गैर आधुनिक शिक्षा छात्रों को आखिर लेकर कहां जाएगा? ऐसे छात्रों की आधुनिक समाज में जगह कहां होगी? ऐसे छात्रों को नौकरी कैसे मिलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल। ऐसे छात्र क्या आधुनिक समाज का बोझ नहीं हो जाएंगे? क्योंकि आधुनिक समाज पर ऐसे छात्रों की औचित्य पर सवाल उठेगा, उनकी शिक्षा पर। उन्हें नौकरी नहीं मिल पाएगी तो फिर वो समाज पर एक तरीके से बोझ नजर आएंगे। क्या ऐसे छात्र दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे? क्या ऐसे छात्रों का दिमाग संकुचित नहीं हो जाएगा? ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर मुस्लिम समाज के होंगे और ऐसे में सवाल उठता है कि मुस्लिम समाज आधुनिकता की दौड़ में पीछे नहीं रह जाएगा क्या? ऐसे फरमानों का आखिर अर्थ क्या है? क्या ऐसे फरमानों पर रोक नहीं लगनी चाहिए? बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की 23 जून की होने वाली बैठक से पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश ने कहा है कि लोकसभा चुनाव अगले साल नहीं बल्कि पहले भी हो सकता है। पटना में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि अगले साल ही लोकसभा के चुनाव हो सकता है, ये उससे पहले हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है, पहले भी चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में परियोजनाओं के काम को तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। चीज है, कब चुनाव होगा कोई जानता है जी? कोई जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना? सीएम नीतीश के बयान के बाद बिहार की सियासत इस वक्त बेहद गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने आशंका व्यक्त की, चूंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी श्रद्धेय अटल जी के उस कैबिनेट में शामिल थे जिसमें समय से पहले 2004 में लोकसभा चुनाव कराया था, तो उनको आदरणीय नीतीश कुमार जी को ऐसा आशंका लग रहा है कि हो सकता है, चूंकि ये सरकार की इतनी नाकामी केंद्र की सरकार की बढ़ती जा रही है, हो सकता है कि वो सरकार मोदी जी की लोकसभा चुनाव समय से पहले कराए। लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। भाजपा की जो इंटरनल रिपोर्ट है वो बता रही है कि वो राज्यों के चुनाव हार रही है।
इसलिए भाजपा चाह रही है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव कराए जाएं, ताकि लोकसभा के लिए जो माहौल बनाया जाए उस माहौल का राजनीतिक फायदा विधानसभा चुनाव में हो जाए। विधानसभा चुनाव को लंबे अरसे तक तो टाला नहीं जा सकता, लेकिन लोकसभा का चुनाव तो पहले करवाना केंद्र सरकार के हाथ में है। तो ये संभावना दिख रही है कि मोदी जी इस्तीफा देंगे और विधानसभा चुनाव के साथ ही देश में आम चुनाव भी होगा। नीतीश जी यही कहना चाह रहे थे, ये बहुत स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कभी भी आपके जो सपने हैं, जो रात दिन आप देख रहे हैं, वो सपने साकार नहीं होंगे, क्योंकि बिहार की जनता को आपने छला है, बिहार की जनता को आपने धोखा दिया है। और मुंगेरी लाल के सपने देखने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री की कुर्सी उसी को मिलती है जो देश की जनता का सेवा करता है। आपने तो इस देश की जनता के साथ धोखा किया है। भारतीय जनता पार्टी तो भयाक्रांत रूप में है ही, और इसीलिए माननीय नीतीश कुमार जी के 23 जून के जो महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की बैठक है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता का बिहार आगमन हो रहा है। तो यह तो पूरे संदर्भ बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, हड़बड़ी में है। इसलिए वो लोकसभा पहले भी बंद कर करके चुनाव करवा सकते हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के बयान पर निशाना साधा और कहा कि वो अब भविष्य वक्ता भी हो गए हैं। हो सकता है वो भविष्य वक्ता भी हो गए हैं। उनको मालूम है कि हमें तो नहीं मालूम, वो आजकल भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। देहात की कहानी है, अपन बियाह ने सूरदास के बरतू है। अपना तो बिहार चल नहीं रहा है ठीक से, और दूसरे सब चीज पर टिप्पणियां करते हैं। तो सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी का क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए। हो रही है कि विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ करा दिया जाए। तो मैं तो अपने विधायकों से कहूंगा कि बहुत तैयार रहें, तो लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो सकता है। नीतीश जी बोलते हैं जब, तो उसका अर्थ कुछ दूसरा होता है, निशाना कुछ और होता है, देखते किधर और है। तो कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव, लोकसभा में 9 महीना तो बचा है। खबर कटिहार से, जहां 4 दिन से अस्पताल में भर्ती प्रहलाद पासवान की मौत हो गई। 4 दिन पहले नगर थाना के रामपारा चौक के पास मुस्लिम समुदाय के साथ युवकों ने प्रहलाद पासवान को बुरी तरह से पीटा था। पुलिस ने 7 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। प्रहलाद की मौत के बाद अब इलाके में तनाव है। लोगों का कहना है कि बाइक के हॉर्न बजाने को लेकर युवकों से प्रहलाद की बहस हुई थी और इसी दौरान इन युवकों ने मिलकर जमकर उन्हें पीटा और आज उनकी मौत हो गई। आखिर हम बेटा चाहिए, इंसाफ चाहिए। काहे कमिश्नर कहेगा, धमकी काहे देगा कि केस उठाइए, ना कुछ होगा, काहे होगा। कुल इसमें जो नाम दिया गया है, 7 लोग का नाम दिया गया है, परंतु जो मेन जो मुख्य आरोपी जो लोग हैं वो ये 4 लोग हैं, और जो बाकी जो लोग हैं वो भी जो है उन लोगों को भी जल्द हम लोग गिरफ्तार करेंगे। गोपालगंज पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर मोहल्ले में महिला पुलिस की नारायणी दल और क्यूआरटी ने छापेमारी कर काले धंधे में लिप्त 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार महिलाओं के पास से 3,43,560 रुपए कैश और 28 ग्राम स्मैक के साथ 3 मोबाइल बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि दोनों महिलाएं सालों से नशे का काला कारोबार कर रही थी। नशे का काला कारोबार में परिवार के कौन कौन सदस्य शामिल हैं, पुलिस अब इसकी जांच में जुट गई है। ये छिपाई है। इसमें 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 28 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। नकद राशि 3,43,000 बरामद किया गया है और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया गया है, जिसका इस्तेमाल स्मैक का वजन करने में प्रयोग किया जाता था। भागलपुर का प्रसिद्ध जर्दालू आम इस बार सियासत के भेंट चढ़ गया। केंद्र और राज्य सरकार के बीच रिश्तों में कड़वाहट का असर जर्दालू आम पर भी देखने को मिला है। सुल्तानगंज के महेशी प्रखंड के तिलकपुर गांव में अशोक चौधरी की पहचान मैंगो मैन के तौर पर रही है। उनके बगीचे से हर साल 2,500 पेटी आम जो है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पिछले 17 साल से ट्रेन से भेजा जा रहा था, लेकिन इस बार आम की पेटियां यूं ही पड़ी रह गईं। प्रशासन ने
मना करने पर पैक की गई आम की इन पेटियां देखिए कैसे पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। पेटियों में रखे आम सड़ चुके हैं और आम के किसान को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। 3 जून को आम की खेप दिल्ली जानी थी, लेकिन 2 जून की रात ही प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी। अभी हमें भागलपुर के सुल्तानगंज के महसी के तिलकपुर स्थित मधुबन बगीचे में, यहाँ से हर एक साल जो है महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों को आम की खेप जाती थी, लेकिन इस बार जो है आम की खेप नहीं गई है, जिसके कारण आम के किसान जो है काफी परेशान है। और अब देखिए जब आम सड़ने लगे तो उनके पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने आम से जो है अमोट बनाना शुरू किया है और काफी संख्या में जो है अमोट यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, लेकिन काफी आम जो है सड़ चुके हैं। यहाँ पर मैंगो मैन जो हैं अशोक चौधरी जी पिछले 16 सालों से आम बेच रहे हैं और ये 17वां साल है। हम इनसे जानते हैं कि ये अमोट बनाना कब शुरू किया। देखिए लास्ट में जब बच गया ना करीब 70-75 कुंटल, तो मैंने कृषि विश्वविद्यालय में कहा कि भाई इतना सा हमारा प्रोसेसिंग कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 10 कुंटल से ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं, तो 15 कुंटल हम कहे तो माने 15 कुंटल हम सिर्फ वहां गया। तो शेष आम को मैं क्या करता, तो कोई पका हुआ जो 20 टका में 15 टका में खरीदा, जो नहीं खरीदा उसको मैंने लेबर रख के उसको गार के उसका रस को अच्छी करके मिक्सी से महीन करके उस सारे का हम जो है अमोट बना लिया, अमावट। अगले बार से क्या करेंगे आप? अगले बार से तो सोचा जाएगा, ऐसे हम लोग तो देश हित के लिए घाटा नफा नहीं जोड़ते हैं। घाटा भी होगा राज्य के लिए या देश के लिए, तो घाटा हम लोग सहेंगे। भेजा जाना चाहिए और भेजा भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगले बार अगर आदेश होगा तो नहीं जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए जो है अब अमोट बनाने की तैयारी यहाँ पर की गई है। कुछ जो सड़ रहे थे आम उसका अमोट बनाया जा रहा है, जिससे कि जो नुकसान ज्यादा हुआ है उसमें कुछ भरपाई हो पाए और किसानों को जो नुकसान हो रहा है उसको कुछ पैसे मिल जाए, जिससे उनका घर परिवार चल सके। इस बार जो है आम की अच्छी फसल होने के कारण जो है काफी मुनाफे की बात हो रही थी कि किसानों का जो है घर परिवार अच्छे से चलेगा, लेकिन इस बार जो सरकार का जो फैसला था उस फैसले से कहीं न कहीं किसान जो है मायूस है और परेशान है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते